Brought to you by ITEL and Sia Rams. हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के सपने को लेकर बात की थी। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से भाषण देते समय उन्होंने साल 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के अपने संकल्प को दोहराया था। आगे बढ़ने से पहले आपको प्रधानमंत्री का वो भाषण सुनाते हैं। अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री का बयान आपने सुन लिया। अब आपको सरकार की तरफ से जारी एक आंकड़ा बताते हैं। सरकार ने 7 जनवरी को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के आंकड़े को पेश किया। इन आंकड़ों में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। ये ग्रोथ पिछले 4 सालों में सबसे कम है। ये आंकड़े सरकार की तरफ से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की तरफ से जारी किए गए हैं। वैसे तो ये सरकार की तरफ से भारत के विकास दर को लेकर जारी पहला अग्रिम अनुमान है, लेकिन इन अनुमानों से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले कम रफ्तार से आगे बढ़ी है। एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही थी। थोड़ा और पीछे जाएं तो वित्त वर्ष 2022-23 में 7% और वित्त वर्ष 2022 में 9.7%। इस तरह आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि पिछले 4 सालों में भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7% या फिर उससे ज्यादा रही है। लेकिन अब जो अनुमान लगाया गया है उससे साफ है कि पहली बार ये 7% से नीचे आ सकती है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जारी जीडीपी ग्रोथ भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के आर्थिक सर्वे में बताए गए आंकड़ों से भी कम रहने की बात कही गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 6.6% वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान रखा है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7% रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन जैसा कि सरकार ने बताया है कि यह अनुमान भर है, लेकिन पुराने अनुभव बताते हैं कि देश की जीडीपी ग्रोथ अनुमान के आसपास ही रही है, कुछ अपवादों को छोड़कर। जीडीपी ग्रोथ में कमी की बात क्यों कही जा रही है और प्रधानमंत्री का आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के सपने से इस जीडीपी का क्या लेना देना है, इस बात को समझेंगे। लेकिन पहले जीडीपी को अच्छे से जान लेते हैं। जीडीपी का अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी किसी भी एक साल में देश में उत्पादित होने वाले सभी सामान और सेवाओं की टोटल वैल्यू को कहा जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है उसे मापने के लिए जीडीपी सबसे अहम पैमाना माना जाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के साइज का पता चलता है। साइज मतलब कि इकोनॉमी कितनी ट्रिलियन की रहेगी। ट्रिलियन का इसलिए जिक्र क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का साइज $5 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च के आखिर तक भारत की नॉमिनल जीडीपी 324 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के मुकाबले 9.7% का इजाफा। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है ये भी बताते हैं। दरअसल जीडीपी 2 तरह की होती है, पहली रियल या वास्तविक जीडीपी और दूसरी नॉमिनल या फिर नाम मात्र की जीडीपी। वास्तविक जीडीपी ही ज्यादा मायने रखती है। वास्तविक जीडीपी में महंगाई को एडजस्ट किया जाता है।
इन सभी बातों को और अच्छे से समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। देखिए, अगर हम दोनों जीडीपी की बात करें, ज्यादातर जो नंबर सुनने को मिलते हैं वो आपको रियल जीडीपी के सुनने को मिलते हैं, जो कि 6.4 आई है, 8.2 पिछले साल थी, बहुत ज्यादा फर्क आया और बहुत इस पे चिंता जताई जा रही है। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो हम उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी की बात करते हैं। जब आप इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति का रेट है, जब उसको हम नंबर्स में एडजस्ट कर देते हैं, तो वो आप करके देखें तो आपको शायद नंबर्स जो है और ज्यादा भयावह दिखाई देंगे, जिसको हम असली नंबर्स कहते हैं। तो बहुत ही चिंता की बात है। जब हम नॉमिनल में जाते हैं तो नॉमिनल में क्या होता है कि मान लीजिए पिछले साल की जीडीपी एक्स थी और इस साल की जीडीपी जो है एक्स माइनस हुई। अब एक्स माइनस हुई तो उसमें मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का कितना रोल था? ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो गई तो आपकी जीडीपी तो 150 रुपए निकल के आ गई, तो 150 निकल के आई, तो वो तो एडजस्टमेंट उसमें उसमें उसको करना पड़ता है। जब आप इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको जीडीपी का असल अनुमान देखने को मिलता है। हम जब जीडीपी को नॉर्मली देते हैं तो अगर इस समय इन्फ्लेशन की दर मान लीजिए 5.5-6% के आसपास है, तो आपको वो 5.5-6% का झोल, मैं बिल्कुल आसान भाषा में कह रहा हूं, वो आपको जीडीपी के नंबर्स में दिखाई देगा। उसको एडजस्ट करके आप असल जीडीपी को निकाल सकते हैं। सरकारी आंकड़ों में आर्थिक विकास दर में कमी का मुख्य कारण इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि खेती को छोड़कर बाकी सेक्टर्स में अच्छी खासी मंदी दिख सकती है। आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड वित्त वर्ष 2023-24 में 9.9% रहा था, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 5.3% रहने का अनुमान है। इसी तरह माइनिंग सेक्टर की भी हालत बहुत बुरी रहने वाली है। वित्त वर्ष 2025 में इस सेक्टर की ग्रोथ 2.9% रहने का अनुमान है, लेकिन कोरोना काल की तरह कृषि क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। इस सेक्टर की ग्रोथ 3.8% रह सकती है। बढ़िया मॉनसून रहने से खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ा हुआ है और खेती की ग्रोथ बढ़ने का अनुमान जताया गया है। इस आधार पर इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था में खर्च किए गए सभी पैसों को जोड़कर की जाती है। इसे समझने के लिए हमें 4 प्रमुख कैटेगरी के खर्चों को समझना जरूरी है। इन्हें अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन के रूप में देखा जा सकता है। पहला है लोगों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से किया गया खर्च। तकनीकी रूप से इसे निजी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 60% है। ये भारत की इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर निजी उपभोग मांग की वृद्धि दर कम है तो इससे जीडीपी कम होती जाती है। ये निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में निवेश करने से भी रोकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए इस खर्च में 7.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन पिछले 4 सालों में इसमें केवल 4.8% की सालाना ग्रोथ रही है। दूसरा है सरकारों द्वारा किया जाने वाला खर्च। ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला सबसे छोटा इंजन है। ये सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। तीसरा है अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में हुआ खर्च। इस संदर्भ में इसे निवेश भी कहा जाता है। ये सरकारों द्वारा सड़कें बनाने, कंपनियां बनाने या कारखाने बनाने या फिर अपने कार्यालयों के लिए कंप्यूटर समेत दूसरी अन्य चीजें खरीदने के लिए किया जाता है। ये देश के आर्थिक विकास का दूसरा सबसे बड़ा इंजन है, जो आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद का 30% होता है। चौथा है भारतीयों द्वारा आयात पर किया गया खर्चा और विदेशियों द्वारा भारतीय निर्यात पर किया गया खर्च। चूंकि भारत आमतौर पर निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है, इसलिए ये इंजन भारत की जीडीपी को नीचे लाता है। भारत की तरक्की में कौन बाधा डाल रहा है, इसे समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम है तो वो जाके खरीदारी कम कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत जरूरी बात इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी महंगाई और ग्रोथ, इन दोनों के बीच में रिजर्व बैंक को चूज करना होता है कंट्रोल करने के लिए, तो पहले महंगाई पर वार किया जाता है। तो महंगाई पर वार करने के लिए उन्होंने लगातार ब्याज की दरें वो ऊंची बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं, आपको बैंकों के डिपॉजिट भी आपको अच्छे रेट मिल रहे होंगे, पर जो रिपो रेट जिसको हम कहते हैं, तो पैसा महंगा है बाजार में। पैसा महंगा होने से आपने मान लीजिए वॉशिंग मशीन लेनी है, टीवी लेना है, कार लेनी है, घर लेना है, तो आपकी ईएमआई ज्यादा आती है, तो लोन लेने वाला भी सोचने से पहले देखता है। इसी प्रकार इंडस्ट्री को भी लोन महंगा मिलता है, तो वहां भी लोन उधार लेके जो इंडस्ट्री लगती है उसमें भी दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है जबकि रिजर्व बैंक को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ढील देनी पड़ेगी। 2 कदम मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे लगता है अब की बार जो मीटिंग होगी फरवरी में, उसमें कुछ रिपो रेट में कट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो बजट आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से,
उसमें भी इस बार कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती हैं जो कि प्राइवेट कंजम्पशन को, लोगों के जेब में पैसे डाले जाएं जिससे कि वो खर्च करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। जैसा कि हमने बुलेटिन की शुरुआत में बताया था कि कोविड महामारी के बाद से भारत की आर्थिक विकास दर काफी अच्छी रही है। धीमी जीडीपी ग्रोथ के बावजूद भारत चीन समेत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% रही। वहीं जापान की जीडीपी 0.9% की दर से बढ़ी। लेकिन लंबे अवधि, खासतौर पर कोरोना के पहले वाले कुछ सालों को देखें तो पता चलता है कि भारत की वास्तविक जीडीपी 5% सालाना की दर से कम रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित होने के लिए इस दर से करीबन दुगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे में 2047 तक क्या विकसित भारत का सपना पूरा हो पाएगा, और होगा तो कैसे, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए। देखिए, हमारी जीडीपी इस समय लगभग 3.8 ट्रिलियन तक पहुंची है। और मजे की बात यह है कि ये जो रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, अगर ये मान लीजिए कमजोर ना हुआ होता और ये 2014 में 60 रुपए का था, 61 रुपए के आसपास था, तो लोगों को शायद सुन के हैरानी होगी, हम अब तक $5 ट्रिलियन पार कर चुके होते। जिस $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, हम इस समय 5वें नंबर पर हैं। और बीच में यह भी सुनने को आ रहा था कि हम शायद 4थे नंबर पर पहुंच गए, पर अभी हम 3.8 पर हैं। जापान की जो जीडीपी है वो अभी 4.25 साढ़े 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो पहली बात तो अभी हम 4थे नंबर पर नहीं पहुंचे हैं, जो बहुत सारे, मुझे पता लगा मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और कहीं पर ये बताया गया कि हम शायद 4थे पे पहुंच चुके हैं। हम नहीं पहुंचे। रुपया कमजोर होना भी बहुत बड़ा इसका कारण है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, देखिए, एक लक्ष्य तय करना अलग बात है कि आपने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय कर दिया। इस रफ्तार से तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। अभी जो अगर हम ये 5-6%, 6.5% तक ग्रो करते रहे, अगर हमें 2047 पर पहुंचना है, मैं तो उससे भी 2047 तो आगे है, मैं थोड़ा और नजदीक ले आता हूं। अगर हमें 2030 तक $5 ट्रिलियन तक भी पहुंचना है, तो हमें कम से कम 8 की रफ्तार से, 8 और 10 के बीच की रफ्तार से ग्रो करना पड़ेगा। 8%, 10%। आज के बुलेटिन में इतना ही। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया। What about Virat Kohli? The style of leadership was not inclusive. मेरे तरह बनो तो आप फिट हो जाओगे. Like UV Pa's instance, yeah.